हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड, जो कि हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। एमकॉम थर्ड सेम का हमारा चल रहा है ये। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट जो है उसमें मेन तीन ही टॉपिक है: शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल, CAPM कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल और CML एंड SML यानी कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो आज हम ये टॉपिक कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल। शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल जो है वो रिस्क और रिटर्न पे बेस्ड होता है कि भाई इसमें रिस्क और रिटर्न को एनालाइज किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज़ कि ये जो है ना मोस्टली फाइनेंस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल 1963 में आया था। विलियम एफ शार्पे इसको लेके आए थे। और ये जो मॉडल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग द डेटा एंड मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स अंडर HM मॉडल। यानी जो हमने इससे पहले मॉडल पढ़ा था ना, हैरी मार्कोविज मॉडल, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल और डेटा से रिलेटेड कैलकुलेशन होती थी। बट इसने जो है ना उस चीज़ को रिड्यूस कर दिया, तो बहुत ही हेल्पफुल हो गया ये मॉडल। अब जो हमारा शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल है उसको हम वन फैक्टर एनालाइज के नाम से भी जानते हैं, एनालिसिस। ओके, तो ये जो है इसका एक फॉर्मूला भी है। अभी फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो है RI इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा आई इंटू RM प्लस EI। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखो भी, RI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अल्फा आई यानी अल्फा कॉफिशिएंट फैक्टर है ये इन्वेस्टमेंट का, और BI बीटा कॉफिशिएंट है उसी फैक्टर का। बीटा जो कॉफिशिएंट है उसमें क्या होता है कि RI में कैसे चेंज आ रहा है? RM की वजह से। RM क्या है? रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स। EI यानी एरर यानी रेजिड्यू। तो भाई ये चीज़ तो जो है समझाने की नहीं है, बल्कि ये तो आपको एक तरह से रटना ही पड़ेगा फॉर्मूला, है ना। और उसका मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। मेन यही था कि भाई कौन लेके आया और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल क्या है, तो थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन दे दोगे एंड फॉर्मूला बता दोगे, और इसमें इसके ऊपर पूरा ब्रीफ आपको लिखना होता है। तो या तो आप भाई आपने कोई एग्जांपल इसका लर्न कर रखा हो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो या तो आप वो लिख के आ जाओगे और साथ में आप अजम्पशंस वगैरह इसकी लिख दोगे। तो आपका क्वेश्चन जो है ना अजम्पशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से 16 मार्क्स का फुल कंप्लीट हो जाता है। तो ये कई बार पूछा गया, तो चलिए देख लेते हैं। अजम्पशंस क्या क्या है? द कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉजिटिव, कि जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी यूज़ करेंगे उनका कोवेरियंस जो है वो पॉजिटिव होगा। इसकी दूसरी अजम्पशन ये है कि जितने भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो होमोजीनियस है। और ये सच भी है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि उनको रिटर्न ज़्यादा और रिस्क कम हो। तो यानी होमोजीनियस हो गए, होमोजीनियस यानी जो कि सेम हो, तो सभी इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव सेम है। तीसरी अजम्पशन ये है कि रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन मार्केट इंडेक्स, कि कोई भी सिक्योरिटी है उस पर जो रिटर्न हमें मिलने वाली है वो किस पे बेस्ड होती है? बाजार के जो भी फैक्टर्स है ना, इंडेक्स है उस पर। टू एस्टिमेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी अ यूनिफॉर्म पीरियड शुड बी सिलेक्टेड। हमें कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने उसका रिस्क और रिटर्न जो है वो एस्टिमेट करना है तो हमें एक पीरियड सिलेक्ट करना होगा कि भाई हमने मंथली जो हमारा रिस्क और रिटर्न आया वो करना है, या फिर हमने 6 मंथ का करना है, या फिर ईयरली करना है। तो वो हमने एक यूनिफॉर्म पीरियड सिलेक्ट करना होगा, ऐसा इसकी अजम्पशन बोलती है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है? द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड्स नॉट ओनली द नेचर ऑफ सिक्योरिटी बट ऑल्सो द कंडीशन ऑफ मार्केट, कि सिक्योरिटी की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होती है ना, कभी वो बढ़ गया कभी वो कम हो गया, तो ये सिर्फ सिक्योरिटी की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि मार्केट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन है या फिर इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब क्या सिचुएशन है, तो उस पर भी बेस करेगा। नेक्स्ट है covariance of between different security is the result of different responses to macroeconomic factor। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, और इन्हीं फैक्टर के बेस पे हमारी सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है। The returns of such security which represent some of the main security of the market are related to the return of other security। मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो मेन सिक्योरिटी है उनका रिटर्न किस पे बेस्ड करता है? अदर जो सिक्योरिटी होएगी ना उनकी रिटर्न पे।
यानी मान लेते हैं ये मेन सिक्योरिटी है और ये हमारी अदर सिक्योरिटी है, तो इनकी रिटर्न पे इनकी रिटर्न बेस्ड होती है, ठीक है, जो हमें मिलती है, प्रत्याय जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी एडवांटेजेस कि जो हमारे ये शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको समझना भी आसान है, कैलकुलेट करना भी आसान है। यानी इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि भाई इसकी सिंप्लिसिटी, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। एंड सेकंड वन इज हेल्पफुल इन प्रॉपर फोरकास्टिंग, की प्रॉपर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट रोल इन पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि रिस्क और रिटर्न पे बेस्ड है, तो हम देखेंगे ना कि कहाँ पे हमें रिस्क कम हो रहा है, कहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रही है, तो हम अच्छे से उसको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जामाइन द रिस्क एंड रिटर्न रेट, ये वही चीज़ आ गई कि रिस्क और रिटर्न रेट को एग्जामाइन करता है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। टू मेक अ कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स, बहुत सारी सिक्योरिटी होंगी हमारे पास, बहुत सारी एसेट्स होंगी और हमें उनमें से बेस्ट को चुनना होगा, तो वो कंपैरिजन करने में ये मॉडल द बेस्ट मॉडल है। लिमिटेशन, नॉन क्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें ना इन्होंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वैसे तो बोल दिया कि बड़ा इजी है, बट क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ मार्केट इंडेक्स पे बेस्ड होता है ये। बाकी कुछ एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बड़े ज़रूरी फैक्टर है, बट उनको इसमें नहीं लिया गया है। इग्नोरेंस ऑफ फ्यूचर टाइम, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे बेस्ड जो चीज़ें हैं उसी पे फोकस किया जाता है। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर से रिलेटेड प्रोडक्शन, उसको इग्नोर किया जाता है। नॉन अप्रोप्रिएट अजम्पशन, इसमें कुछ एक अजम्पशन ऐसे हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब सही अजम्पशंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास सिक्योरिटी है, इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी का जो वैल्यू है ना वो किस पे डिपेंड होगी, मार्केट वैल्यू पे, मार्केट इंडेक्स पे। लेकिन मार्केट इंडेक्स के अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कंपनी की गुडविल होती है और एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सिचुएशन होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन पे भी बेस्ड होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी एजम्पशन जो है इसकी अप्रोप्रिएट नहीं है। एस्टिमेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल आर कम्प्लीटली नॉट रिलायबल, अगर हम इस मॉडल की बेस पे कोई एस्टिमेशन लगाते हैं ना वो रिलायबल नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मॉडल देखते हैं अब, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये जो आपका CAPM मॉडल है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन पे बेस्ड होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं आपको अभी आगे बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोला है इसमें, अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी, कि आपने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा है तो उसका जो रिस्क और रिटर्न है ना उसके बीच का रिलेशन बताता है ये मॉडल। अब ये जो मॉडल है ना ये भी विलियम एफ शार्पे ने दिया है, जिसने आपका वो जो शार्पे वाला मॉडल सिंगल इंडेक्स मॉडल दिया था वही। और ये जो CAPM है इसमें आपका जो रिस्क किसी भी सिक्योरिटी में इंक्लूड होगा वो दो टाइप का होगा, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। अब समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन जो कि अनसिस्टमैटिक रिस्क पे बेस्ड है। तो देखो भाई क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, 1 2 3, और ये जो 2 सिक्योरिटी है ना इन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रही है ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरी सिक्योरिटी है ना इस पे हमें रिस्क ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी सिक्योरिटी के रिस्क को बांट देंगे इन दोनों के प्रॉफिट से, डाइवर्सिफाई कर देंगे, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कॉमर्स में, हम कई बार पढ़ते भी है, जैसे कि मान लेते कि हमारे पास 3 कंपनियां हैं या 4 कंपनियां हैं और उसमें एक कंपनी लॉस में चल रही है और 2-3 कंपनीज जो है वो प्रॉफिट में चल रही होती है, तो उसके लॉस को हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसमें होता है इस मॉडल में। तो ये मॉडल डाइवर्सिफिकेशन पे बेस्ड होता है, इसमें 2 टाइप का रिस्क होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है उसको हम बांट देते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो कि हर किसी को बेयर करना ही करना होगा, वहन करना ही करना होगा, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क वो है जो कि हर कोई बेयर नहीं कर सकता। इसके लिए हमने जो डाइवर्सिफिकेशन है वो यूज़ करते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं, जैसे कि आपका डायग्राम दे रखा है, इधर रिटर्न्स को शो किया गया है, या नंबर ऑफ सिक्योरिटी है, ये सिस्टमैटिक रिस्क है जो कि हर किसी को बेयर करना होगा, और ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है जो कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, और इसको हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मेज़र वो कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो भाई इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही है, बट चलो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन पे बेस्ड है। सेकंड वन इज फ्री एक्सेस टू ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, कि इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना आपको फ्रीली मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा।
तो इसमें कोई टैक्स भी आपको पे नहीं करना होता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी। ऐसी इसकी एजम्पशन है कि आप ना तो टैक्स पे करोगे ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें जो टोटल एसेट क्वांटिटी होती है वो फिक्स्ड होती है और एसेट्स जो होती है वो मार्केटेबल होती है, यानी आप जब चाहो उनको सेल कर सकते हो। सिमिलर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, वही बात है कि भाई इन्वेस्टर की सिमिलर एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, रिस्क कम चाहिए। इन्वेस्टर्स में सेल हिज सिक्योरिटीज इट एट एनी टाइम, वही मैंने बोला था एसेट्स मार्केटेबल है ना, वही बात होगी कि सिक्योरिटी को जब चाहे तब बेच सकता है। एवरी इन्वेस्टर वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, हर एक इन्वेस्टर जो होता है वो चाहता है कि रिस्क के अगेंस्ट जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, हर इन्वेस्टर यही चाहेगा कि उसका कैपिटल मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए। द कैपिटल मार्केट इज बेस्ड ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कैपिटल मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे बेस्ड होता है। द कैपिटल टू बी बोरोड बाय द इन्वेस्टर अवेलेबल एट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी कैपिटल एक इन्वेस्टर उधार लेगा ना उस पर उसको बिल्कुल भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा, मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ये, तो देख लेते हैं भाई क्या है। इस फॉर्मूले में हर एक को एक्सप्लेन करा गया। देखो भाई ये जो है ना ERI, इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि आपको चाहिए, और वो मिलेगी कैसे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, उसमें आप ऐड कर दोगे बीटा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और साथ में एवरेज रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल मार्केट, एम फॉर मार्केट हो गया ना, तो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल मार्केट में से आपको पहले रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न माइनस करनी है, उसको बीटा वैल्यू ऑफ इससे मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में ऐड करना है। तो इस तरह से आपका जो भी है ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, जो कि हमने निकालना है। CAPM में मेन चीज़ यही है जो हमने निकालनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो मेथड है इसकी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो देख लेते हैं हम। ईज़ ऑफ यूज़, मतलब इसको यूज़ करना ईजी है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई इसमें ये होता है ना कि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, इसलिए। कंसीडर सिस्टमैटिक रिस्क एंड एलिमिनेट अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसकी ये एडवांटेजेस है, सबसे बड़ी मान सकते हैं हम, क्योंकि इसमें सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क कंसिडर्ड होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो उसको तो हम बांट ही देते हैं, वो तो ख़त्म ही हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो टू मैनी अजम्पशंस, क्योंकि हमने देखी है कि देखो भाई इसकी 5 अजम्पशंस यहाँ पे है एंड 5 अजम्पशंस यहाँ पे है, तो मतलब कि बहुत सारी अजम्पशंस इसकी होती हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, और कुछ अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन वाली है ना, परफेक्ट कंपटीशन थोड़ी ना होता है। और इसमें ये बोला था कि आप कोई भी बोरो करोगे कैपिटल तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे मिलेगी, तो ये भी, और एक आपने टैक्स पे नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक है। एबिलिटी टू बोरो एट रिस्क फ्री, ये मैंने बता दिया कि रिस्क फ्री पे आप बोरो करोगे किसी चीज़ को, तो वो भी मतलब गलत ही है, अनरियलिस्टिक है। इग्नोरेंस ऑफ टैक्स हो गया, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। मेक इट इम्प्रैक्टिकल, ये टैक्स का इग्नोरेंस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना, ये इसको इम्प्रैक्टिकल बना देता है ना, अनरियलिस्टिक बना देता है। बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होती है, और फ्यूचर हमें पता है कि अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा फ्यूचर पे बेस्ड हो, पर कुछ थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट पे हो ना, तो इस वजह से ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट, और वो भी इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है, CML और SML, वो भी देख लेते हैं, देख क्या है। CML यानी कैपिटल मार्केट लाइन, तो इसमें क्या बोला भाई, देखो CML जो है वो रिस्क रिटर्न रिलेशन बताती है, मतलब अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना पोर्टफोलियो में मोस्टली रिस्क रिटर्न रिलेशन को बता रहे थे। तो इसका एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा एक्स एक्सिस पे रिस्क है, वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और ये जो हमारी लाइन है ये CML यानी कैपिटल मार्केट लाइन है। कैपिटल मार्केट लाइन और एफिशिएंट फ्रंटियर पढ़ा था ना, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का टोटल जो होता है, तो ये जो दोनों है ना जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट बेस्ट मिक्स ऑफ सिक्योरिटी होता है। मतलब वहाँ पे वो पॉइंट पे हमने जो भी सिक्योरिटी चुननी है ना वही चुन लेनी चाहिए, हमने वही सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। और इस CML के ऊपर जो होती है वो रिस्क प्रीमियम सिक्योरिटी होती है, और नीचे जो होती है वो रिस्क फ्री एसेट्स यानी रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती है। यानी इसके नीचे वाली जो सिक्योरिटी चुनेंगे उस पर हमें रिस्क कम मिलेगा, और इसके ऊपर रिस्क ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न है ना। तो ये CML का डायग्राम है जो आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद SML जो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के रिजल्ट्स को, यानी जो हमने कैपिटल एसेट मार्केट वो मॉडल बनाया है ना, तो उसमें हमने जो भी रिजल्ट्स निकाले तो उसको ग्राफ पे शो करने का काम SML करता है।
इसके साथ ही ये बीटा कॉफिशिएंट और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है उसके बीच में रिलेशन को शो करता है। अब देखो, जैसे कि हमने ये लाइन बनाई एसएमएल लाइन, इसमें मान लो हमने दो सिक्योरिटीज़ डाली ए और बी, और हमने नीचे हमारी शो कर दी क्या, रिस्क, और ऊपर जो है ना यहाँ पे हमने शो कर दिया अपना रिटर्न। ठीक है, तो नीचे रिस्क हो गया, ऊपर रिटर्न हो गया। तो देखो भी, इन्होंने बोला कि अगर ये 1.0 पे है, मतलब हमारा जो रिस्क है वो इतना है, और ये हमारी एक्सपेक्टेड जो ये मार्केट जो रिटर्न है वो इतनी है, तो दोनों अगर ऐसा है तो ये रिस्क ही होगा। मतलब अगर इस पॉइंट से ऊपर चला जाता है, यानी बीटा अगर 1.0 से ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा रिस्की होगा, मतलब हमने ज़्यादा रिस्क की सिक्योरिटी चुन ली। और अगर इससे कम पे गया है तो हमने कम रिस्क की सिक्योरिटी चुनी है, और बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे है तो वो जस्ट रिस्की है। तो ये भी आ जाता है कई बार कि सीएमएल और एसएमएल को एक्सप्लेन करो। इसके अलावा इनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी आ जाती है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सीएमएल एंड एसएमएल। सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों रिस्क और रिटर्न के ट्रेड ऑफ यानी उनके रिलेशन पे बेस्ड होती है। सेकंड क्या है, बोथ इंटरसेक्ट ऑन आर एफ एंड ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे दोनों के दोनों रिस्क फ्री जो रिटर्न थी लगभग उसी पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये इसकी सेकंड सिमिलैरिटी है। और थर्ड जो अच्छा ठीक है, उसके बाद डिससिमिलैरिटी आ गई, सॉरी। तो देखिए, फर्स्ट वन इज़ रिस्क मेजर की सीएमएल जो होती है उसमें हम रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से मेजर करते हैं, और एसएमएल में बीटा कोफिशिएंट की हेल्प से। सीएमएल जो है वो ओनली एफिशिएंट पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमने देखा था ना कि सीएमएल का कुछ ऐसे बनता था, मतलब ऐसे, और यहाँ पे जो था वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो था। और एसएमएल जो है वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों तरह के पोर्टफोलियो को शो करती है। और सीएमएल में पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री एसेट्स दोनों को डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन एसएमएल जो होता है उसमें इन दोनों को नहीं, बल्कि सिक्योरिटी फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो कितना सिक्योर है इसको डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन इन लास्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि सीएमएल जो है वो बेटर है एसएमएल से फॉर मेजरिंग रिस्क फैक्टर। एंड लास्ट में थैंक यू, क्योंकि जो हमारी यूनिट सेकंड है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी यूनिट थर्ड, उसके साथ मैं आपको पेपर जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितने इम्पोर्टेंट है। और जो सेकंड यूनिट है ना उसमें वैसे तो एक क्वेश्चन हमारा थ्योरी का आता है मोस्टली, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है। तो ये जो तीनों टॉपिक कराए इनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनेगा। तो अगर आप कहोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा देंगे, अदरवाइज़ हाँ थ्योरेटिकल तो हमने करना ही है। ठीक है, और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थर्ड यूनिट के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।